तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरे बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्टाफिंग। फुल जोश में हूं। आओ चैप्टर को शुरू करते हैं। स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है एम्प्लॉयज को हायर करना, अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को हायर करना। उनसे एक अच्छा एम्प्लॉय आपके कंपनी के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप सबको इतना पता होगा। अगर आपका स्टाफ अच्छा है, अगर आपने अपने सही बंदे को सही जगह रखा है, सही बंदे को सही जगह रखने का मतलब ये है कि जिस लायक वो है, अगर आपने उस वाली ही जगह उसको काम पे रखा है, नो डाउट वो काम बढ़िया करके देगा, वेस्टेज कम करेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा? आपकी कंपनी को फायदा मिलेगा। इस चैप्टर में दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सिलेक्शन प्रोसेस और एक है स्टाफिंग प्रोसेस। समझ गए मेरी बात को? तो हम पहले स्टाफिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में पहले आपको प्रोसेस पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त पढ़ते हैं। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑब्टेनिंग, यानी कि एम्प्लॉय को हायर करना। यूटिलाइजिंग, फिर उनको यूटिलाइज करना। सिर्फ हायर करने से बात नहीं बनेगी, उनसे काम भी निकलवाना। एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, और उनको कहीं ना कहीं मनी मन में उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलनी चाहिए आपसे, वरना वो ज्यादा दिन आपके यहां काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा? It is the process of filling and keeping filled the position in the organization structure. Filling यानी कि नए एम्प्लॉय रखना, कीपिंग फील्ड यानी उन्हें बरकरार रखना। ये ना हो बार बार आप उसको हर बात में कंपनी से भगाने की कोशिश करते हो, फिर तो आप नए नए एम्प्लॉयज ही हायर करते रहोगे। इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यानी जो पुराना धंधा चल रहा है। स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सर कॉन्टिन्यूस क्यों? हम क्या रखते ही रहते हैं एम्प्लॉय को? आओ पढ़े। बिकॉज न्यू जॉब में बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जायज बात है। स्टाफिंग चलती रहती है बेटा, कहीं ना कहीं कंपनी में हमेशा कोई नया एम्प्लॉय आ जाता है, पुराना छोड़ जाता है, फिर कोई नया आ जाता है, तो स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा। The staffing function has assumed greater importance these days because of rapid advancement of technology. स्टाफिंग आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कंपनी के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे चीजें क्या होती जा रही है? टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। आपको पुराने लोगों को हटाना पड़ता है जो उस टेक्नोलॉजी को चलाना नहीं जानते, नए बंदों को रखना पड़ता है। साइज कंपनी का बढ़ता जा रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, या भी ह्यूमन आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर अच्छा ना हो, तो ये मतलब चलता रहता है, नया नया स्टाफ लेके आते रहना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे मेरे बच्चों बाद में। पहले हम पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब ये शुरू कैसे होता है, हम स्टाफ रखने के लिए सबसे पहले करते क्या है। ध्यान से सुनना, एक कहानी की तरह याद करेंगे। प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है, आगे पीछे हम नहीं कर सकते। एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी सबसे पहले आप ये देखो कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। आप उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप इसी के अंदर दो एनालिसिस करते हो। एक करते हो बेटा वर्कलोड एनालिसिस, और एक करते हो मेरे बच्चे वर्कफोर्स एनालिसिस। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में आखिर काम क्या क्या है। हमारी कंपनी में सेल का काम है, परचेज का काम है, प्रोडक्शन का काम है, और हमें कितने लोगों की उसमें जरूरत है। फिर हम चेक करते हैं वर्कफोर्स, यानी हम पे ऑलरेडी वर्कफोर्स है कितनी। मान लीजिए मैंने देखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे 6 लोगों की जरूरत है, और देखा अरे कितने लगे हुए हैं अभी जी, 8 लगे हुए हैं, यानी 2 फालतू लगे हुए हैं, निकाल दो। अगर 4 लगे हुए हैं तो 2 कम है, 2 नए बंदे लगा दो। और अगर 6 चाहिए, 6 ही लगे हुए हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस स्टेप में मुझे पता लगता है कहीं मेरा स्टाफ ओवर स्टाफ तो नहीं है, अंडर स्टाफ तो नहीं है, या ऑप्टिमल स्टाफ है। ओवर यानी ज्यादा, अंडर यानी कम, ऑप्टिमल यानी जितने चाहिए उतने। तो इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान से सुनना, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, दो बातें हैं इसके अंदर। कितने एम्प्लॉयज चाहिए और किस किस टाइप के चाहिए। कुछ मेरे को कंप्यूटर के लिए चाहिए काम करने वाले, कुछ मुझे मशीन पे काम करने वाले चाहिए, टाइप। और नंबर, मान लो मुझे टोटल इन सबको मिला के 20 लोगों की जरूरत है।
इट वुड नेसेसिटेट वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। आ गए वो दोनों शब्द, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। आओ पढ़ें इसको क्या होता है। वर्कलोड एनालिसिस वुड एनेबल एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी। वर्कलोड एनालिसिस से हमें ये पता लगता है हमें कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है। वर्कफोर्स एनालिसिस इज एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। और वर्कफोर्स एनालिसिस आपको ये बताती है आप पे ऑलरेडी कितने लोग अवेलेबल हैं। अगर ज्यादा है तो निकाल दो, कम है तो रख लो, और ऑप्टिमल है तो कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, हमने मान लो यहाँ पे पहला स्टेप लगाया और मुझे पता लगा मुझे भैया 10 लोगों की जरूरत है, 10 लोग मेरी कंपनी में कम पड़ रहे हैं, तो ठीक है। अब अगला स्टेप उन्हें बुलाना, आओ आओ मेरी कंपनी में अप्लाई करो। इसको बोलते हैं बेटा रिक्रूटमेंट। कई बच्चे रिक्रूटमेंट का मतलब समझ लेते हैं कि एम्प्लॉय को हमने हायर कर लिया, नौकरी पे रख लिया। गलत। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपनी तरफ बुलाना। अब कैसे बुलाएंगे? न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया है ना, या वेबसाइट पे डाल दिया naukri.com पे, या अपनी दुकान के आगे आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के आगे एक पर्ची चिपका देते हैं, वो आवश्यकता है हुनर कारीगर की, आवश्यकता है रिसेप्शनिस्ट की, वगैरह वगैरह। तो ये बुला रहे हैं उनको। तो रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब है बुलाना। समझ गए मेरी बात? तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। बेटा ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय का मतलब हो गया जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मतलब होता है जिनको आप एम्प्लॉय बनाना चाहते हो। समझ गए? एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। और हम उन्हें मजबूर करेंगे। मजबूर कह लो, मजबूर वर्ड हालांकि गलत है। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि मतलब उनको अंदर से एक मोटिवेशन मिलना कि ना ना अप्लाई करो हमारे यहाँ पे। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज देयर इज नो रिजेक्शन। यहाँ तो हम रिक्रूटमेंट में क्या बुला रहे हैं, आपको बुलाने में रिजेक्शन कभी नहीं मिलेगा। आ जाओ आ जाओ, रिजेक्शन मिलेगा आपको जब मैं सिलेक्ट करूंगा। समझ गए? तो पहला स्टेप कहानी की तरह याद करो। पहला स्टेप क्या था? हमें कितने लोगों की जरूरत है। दूसरा स्टेप क्या है? उन लोगों को अपनी तरफ बुलाना कि आओ इंटरव्यू के लिए हमारी कंपनी में आओ। अब वो आ गए। अब आपकी कंपनी में बाहर लग गई भीड़, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे? सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने का अपना खुद का प्रोसेस है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं वो पढ़ाऊंगा। तो सिलेक्शन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब। यानी बाहर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनमें से अपने काम के बंदे को चूज करना कहलाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। देख रहे हो, एमसीक्यू आ गया तो दिमाग खुल जाएगा। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि कुछ लोगों को हम मना भी करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट में मना नहीं करते, रिक्रूटमेंट तो आपके हाथ में है, आना चाहो आ जाओ। सिलेक्शन मेरे हाथ में, तो मैं यहाँ पे आपको, अगर आप मेरे रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठेंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा वहां से। तो सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज the candidate are required to take a series of employment test and interview at every stage. Many are eliminated, बहुत सौ को हम भगा देंगे, and few move on to the next stage until the right type is found. मतलब वही कह रहा है कुछ को हम भगा देंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे जिनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलो, हमने सिलेक्शन कर लिया अपने मनपसंद लोगों का, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? हम उन्हें बताएंगे, उन्हें अपने पास बुलाएंगे। अब यार तू सिलेक्ट हो गया भाई, अब बैठ कुर्सी पे, बैठ बैठ यहां बैठ, ये तेरी जगह है। इसको बोलते हैं बेटा प्लेसमेंट करना। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा जान पहचान कराना आसपास के लोगों को, ताकि वो जल्दी से घुल मिल जाए। आप जैसे नए स्कूल में आपने देखा होगा कोई नया बच्चा आता है तो टीचर उसको किसी बच्चे के साथ में अपने हिसाब से बिठाती है, बेटा इनके साथ बैठो। ये क्यों करवाती है? क्योंकि बेटा नया बच्चा है, हिचकिचाता बहुत है, अपने मन से वो कहीं भी बैठ नहीं सकता, तो टीचर बिठाती है बेटा इस बच्चे के साथ बैठो, ताकि आप जल्दी से उस माहौल में थोड़े से फैमिलियर हो जाओ। तो प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ द पोजीशन, यानी आपको आपकी कुर्सी पे बिठा दिया गया है। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉय, यानी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब सिलेक्टेड एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ इंट्रो करवाया जाएगा उनका। एंड फैमिलियराइजिंग, उनको फैमिलियराइज यानी जल्दी से घुलना मिलना
आसान हो जाएगा विद द रूल्स एंड रेगुलर पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हम 4 पॉइंट कर चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था, हमें कितने लोगों की जरूरत है। दूसरा, उन्हें अपनी तरफ बुलाना। तीसरा, उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उनको कहा आओ बैठो कुर्सी पे बैठो, प्लेसमेंट, और आसपास के बच्चों से उसकी जान पहचान करवाना यानी ओरिएंटेशन। चलो ठीक है, अब वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, कुर्सी यूं हिलाए जा रहा, मैं कहा काम क्यों नहीं कर रहा, कह रहा बाबूजी नया नया हूं, थोड़ा सा सिखा दो मेरे को। मैंने कहा ओके, तो अब तेरे को क्या दिलवा देते हैं हम, तेरे को दे देते हैं बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आओ, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय टू डू द करंट जॉब। ध्यान से सुनना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जिस जॉब के लिए आपको हमने बुलाया है, हम आपको वो उसकी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको करना कैसे है। It is enable the employee to do the job better. It is a job oriented process. Development means, development का मतलब क्या होता है, acquire skill and competency for the handling higher jobs in the future. और डेवलपमेंट का मतलब होता है हम आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, कोई नई हाई पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। तो ट्रेनिंग का मतलब जिस जॉब के लिए आपको रखा गया है, जिस ओहदे पे आपको रखा गया है उसे सिखाना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में हाई पोजीशन पे ले जाने के लिए आपको तैयार करना। नेक्स्ट, उसके बाद आता है, अब हमने उसको काम सिखा दिया, दिमाग में डालो, हमने उसको काम सिखा दिया। काम सिखाने के बाद में अब हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे जो हमने सोच रखा था कि एक एम्प्लॉय लगभग इतना तो काम करके जाएगा ही जाएगा, फिर हम उससे कंपेयर करते हैं। जैसे हम आपका टेस्ट लेते हैं ना बेटे, तो हम भी जब टेस्ट ले रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होना चाहिए, जैसे मान लो 80 नंबर का टेस्ट है, मैं कहा फर्स्ट टेस्ट है, बच्चा 60 तो कम से कम लेकर आए। फिर आपका हम टेस्ट चेक करते हैं तो पता लगता है आपके तो 50 रह गए हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और देखेंगे आप में किस चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय करंट और पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, जैसे 80 में से 60 को लेकर आएगा ही आएगा। अब तुम कितने लाए हो तो उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं देखो आएगा 7वें नंबर पे यही, लेकिन याद करने के लिए मैं हमेशा पहले आपको कहता हूं आप पहले 8वां पॉइंट पढ़ा करो। अब वो कह रहा बाबूजी काम वाम सिखा दिया तुमने, मेरा काम चेक भी कर लिया, अब मालिक पैसे भी दे दो। मगर बिल्कुल ले। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ पे और रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को जिस भी तरीके से पेमेंट कर रहे हो उसको कॉम्पनसेशन बोलते हैं। समझ गए मेरी बात। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ, एक तो होती है बेटा डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, यानी कि नगद पेमेंट कर रहे हैं, जैसे उसको उसकी वेजेस देना, सैलरी देना, इंसेंटिव देना वगैरह वगैरह। और कुछ होती है इनडायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट पेमेंट का मतलब होता है हम उसके हाथ में पैसे नहीं रख रहे हैं। जैसे मैंने मान लो अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा दिया, तो उसका इंश्योरेंस करवाया तो उसके हाथ में पैसे नहीं दिए, इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए कि भैया इस बंदे का इंश्योरेंस कर दो। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पेमेंट। कर तो लेकिन आपके लिए रहे ना, कल को आपको कुछ हो जाए मान लो तो आपकी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस। या आपको छुट्टियों पे भेज देना, आपको टिकट विकेट बुक करा के भेज दिया, आपके हाथ में पैसे नहीं रखे गए हैं, आपको टिकट बुक करा के भेज दी, जाओ गोवा घूमो अपना मस्त एंजॉय, कंपनी खर्चा उठाएगी। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जो आपके सीधे हाथ में पैसे रखे जाएंगे, और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जिसमें आपके हाथ में पैसे नहीं रखे जाएंगे, आपके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है बेटा। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट दो प्रकार की होती है। एक होती है बंदा आप समझो सैलरी और वेजेस, दो प्रकार की होती है। एक होती है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब होता है हर महीने आपको आपकी सैलरी फिक्स है। और एक होती है बेटा परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी जैसे दिहाड़ी मजदूर नहीं होते, जितना काम करोगे डेली टू डेली पैसे ले जाओ। और टाइम बेसिस का होता है हर महीने की आपकी सैलरी फिक्स है। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ एनी पे प्लान, टाइम डिवोटेड बाय द एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, लीगल फैक्टर वगैरह वगैरह। मतलब क्या है कि आप कितनी उसको पेमेंट करोगे किस किस बातों पे डिपेंड करता है। उस बंदे के अंदर
कितना वो टाइम डिवोट कर रहा है, भैया वो तो 8 की जगह 12 घंटे नौकरी कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड होगी। उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, काम अच्छे से कर रहा है तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी। लीगल फैक्टर यानी कि सरकार ने भी कुछ कानून बना रखे हैं कि कम से कम इतने पैसे तो आपको एम्प्लॉय को देने ही पड़ेंगे, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी की पॉलिसी, इक्विटी प्रिंसिपल, फला ठिकाना। तो उसके बाद पैसे मिल जाने के बाद अब मैं आपसे कहता हूं याद, देखो लिखना इसी फॉर्म में 7वें नंबर पे यही आना चाहिए, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूं। अब पैसे मिल गए हैं, अब भैया थोड़ा सा आगे के बारे में सोचो, उसकी थोड़ी उसकी क्या कराओ, थोड़ा प्रमोशन की तैयारी कराओ उसकी। तो प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू द हायर पोजीशन। हायर पोजीशन में आपको शिफ्ट करना, कैरिंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब पोजीशन बढ़ेगी तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, आपको फैसिलिटीज भी बढ़ेगी। आपको मान लो पर्सनल असिस्टेंट भी दे दी गई है, आपको एक गाड़ी दे दी गई है, आपको एक बंगला दे दिया गया है, स्टेटस बढ़ेगा आपका, पैसे बढ़ेंगे आपके, ठीक है। करियर प्लानिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कैसे याद करना है, कहानी की तरह की स्टोरी लाइन याद करो। पहला हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने ये देखा था हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, नंबर 1 हमें जी। अच्छा, जब भी मैं कहूं तो आप इसका जवाब भी एंड टू एंड बोला करो जी, हमें 10 लोगों की जरूरत है। 10 लोगों की जरूरत है, चलो फिर रिक्रूटमेंट, बुलाओ लोगों को, बुलाओ ताकि फिर लोग अप्लाई करें। आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, देखो जवाब मिला, बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारे लोग आ गए तो उनमें से अब अपने पसंद के बंदों को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो जी। कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया तो उसको उसकी जगह दिखाओ, यहां बैठना है तेरे को, बैठा दिया। ओरिएंटेशन भी करा दो इसी पॉइंट में, जान पहचान भी करा दी। अब वो बैठ गया, कुर्सी हिला रहा है, क्या मैं कहा काम क्यों नहीं कर रहा, भाऊजी सिखा दो थोड़ा सा। तो अगला स्टेप क्या आया मेरे बच्चों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर हमने उसकी ट्रेनिंग करा दी, काम सिखा दिया, उसने काम कर भी लिया। तो अगला स्टेप क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि क्या वो हमारे मन के हिसाब से पैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद कर रहा है, अच्छी बात है, अब भैया उसे पैसे भी दे दो, गरीब आदमी है तो ठीक है जी, पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद लास्ट फिर उसके लिए बोला गया है कि उसकी क्या करो भैया, थोड़ा प्रमोशन का भी ध्यान रखो। ये कहानी की तरह याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे स्टाफिंग प्रोसेस, समझ गए। अभी अभी मैंने बोला था, एक वर्ड में मैंने आपको बोल दिया सिलेक्शन करना है, कितना आसानी से बोल दिया कि हमने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे नहीं हो जाता, इसको करने का अपना खुद का एक प्रोसेस है। आओ जरा मैं आपको उस प्रोसेस पर मेरे बच्चे लेकर चलूं, फिर आएंगे वापसी घूम के, ठीक है। एक मिनट, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग प्रोसेस भी और सिलेक्शन प्रोसेस भी। पेपर में सवाल कुछ ऐसे बनता है, वो आपको पूरी केस स्टडी बना के देगा, बताओ इस समय वो कौन से स्टेप पर है और उससे अगले 2 स्टेप के नाम बता दो। तो स्टेप बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, इसको याद भी करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। सिलेक्शन होता कैसे, अब देखो आपकी कंपनी के बाहर बहुत सारे 200 लोग खड़े हो गए, हमें नौकरी दे दो। अब आप 200 लोगों का इंटरव्यू लोगे तो आप तो साल बिता दोगे। तो आपने क्या करा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक पहली नजर में ही दफा कर देना। क्या मतलब सर, जैसे कि मेरे सामने बहुत सारे 200 लोग बाहर कंपनी के खड़े हुए लाइन लगा के, मैंने फॉर्म भेजे, मैं कहा भाई अपना क्वालिफिकेशन वगैरह भर दो इसके अंदर, और मेरे को पता है मेरी कंपनी जो है कम से कम ग्रेजुएट बंदों को ही नौकरी देने वाली है। अब उनमें से जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन से कम अपनी क्वालिफिकेशन लिखी होगी उनको हम बाहर की बाहर ही भगा देंगे। उनका क्या करना है मेरे को, जब मेरी स्टार्टिंग ही कम से कम ग्रेजुएट बंदों से है, मगर भाग जाओ, हो गए हल्के। अब जो बचेंगे, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, प्रिलिमिनरी पहली नजर में दफा कर देना। उसके बाद अब कुछ लोग अंदर आएंगे कंपनी के, हाँ जी हम तो ग्रेजुएट हैं, अब हम अंदर आ रहे हैं, तो ठीक है बेटा, अब आपका हम सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा टेस्ट वेस्ट करेंगे कि टेस्ट कि भैया आपके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जब आप टेस्ट पास कर लोगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलो, एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म that attempt to measure certain characteristics of individual such as intelligence, aptitude, etc. मतलब इस टेस्ट के जरिए हम ये देखते हैं कि कहीं आपने, मान लो आप ग्रेजुएट तो हो पर तुम्हें नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो ये टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपको वहां से भगा देंगे।
अब कुछ लोग पास हो जाएंगे, कुछ लोग पास हो जाएंगे, तो अब हम उनसे करेंगे बेटा थोड़ी गहरी गहरी बातें, जिनको बोलते हैं बेटा हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हम उसको कुर्सी पे बिठाएंगे, हम उसके सामने बैठेंगे, उससे गहरी गहरी बातें करेंगे। बताओ तुम्हारे पिछला पास्ट बताओ। अब आप कहोगे सर जी पास्ट जान के क्या करोगे? बेटा पास्ट जान के बहुत चीजें पता लग जाती हैं एम्प्लॉय के बारे में, बहुत चीजें पता लग जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं एक बार जॉब के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे साथ भी गहरी गहरी बातें करी थी। उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हो? मैं कहा जी फला 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 कोर्स कर रहा हूं मैं। अच्छा, और वेरी गुड वेरी गुड, वहां तो ऐसे करते हैं वेरी गुड वेरी गुड। पेपर वेपर कब है? मैं कहा बस जी 2 महीने बाद पेपर है। उन लोगों का वेरी गुड बेटा, की बेटा चलो हम बताते हैं आपको। अब जानते हैं उन्होंने क्या दिमाग लगाया? किसके तो 2 महीने बाद पेपर है, ये उन दिनों मांगेगा हमसे छुट्टियां। भैया इसे नमस्ते कर दो दूर से ही। अब ये पता कैसे चला? गहरी गहरी बातें करके। हम आपसे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ सकते हैं, ताकि हमें आपका नेचर समझ में आ सके कि आप टॉलरेटिंग नेचर के हो या नहीं हो। कहीं बहुत जल्दी से आपको नाराज तो नहीं आ जाता? आपने बातों बातों में कह दिया सर जी उस दिन जो है ना मेरी बाइक पे किसी ने एक हल्का सा स्क्रैच मार दिया, मेरे को आया गुस्सा, मैंने तो उठा के इसका सर ही फोड़ दिया, हॉस्पिटल में है वो समझ जाएगा गुरु ये आदमी ठीक नहीं है हमारे लिए। कंपनी में तो 10 बातें होती हैं, तो सबके सर पे बोतल ही बजाता फिरेगा, भग जा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब एम्प्लॉय से गहरी गहरी बातें करना। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन, गहराई में बातें होंगी, कंडक्टेड टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। क्या आप उस जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं है, उसको जानने के लिए हम आपसे इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करेंगे। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हम आपसे क्या चेक करेंगे? आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। हम आपका कुछ ये भी पूछेंगे, भैया तुम किसी के रेफर से आए हो तो बता दो। ये रेफरेंस क्यों ली जाती है? कि कल को आप अगर कुछ कांड कर गए तो आप तक पहुंचा जा सके। अब आप रेफरेंस में आप अगर आपका कोई रिश्तेदार नौकरी उसी कंपनी में कर रहा है, उसका रेफरेंस दे सकते हो, जी मैं तो इनके थ्रू आया हूं। या आप अपने पुराने स्कूल की जानकारी दो भैया उनको, क्यों कल को तुम भाग गए, कुछ चोरी करके भाग गए, आपके स्कूल जा करके आपका पुराना एड्रेस निकाल के कुछ तो मिलेगा आपकी पहुंच तक, कुछ तो ट्रेल कर पाएंगे हम आपको। तो इसलिए हर कंपनी आपका बैकग्राउंड चेक जरूर करती है फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, बंदा सामने कुछ होता है लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और होती है, इसके लिए हम उसके लिए बैकग्राउंड उसका मांगते हैं ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बंदा लोन लेता है, तो लोन कंपनी बैंक लोन देने से पहले उसके घर के आसपास अपने एजेंट भेजती है और पता करती है बंदा कैसा है, इसने किसी के बदनाम तो नहीं है पैसे वैसे मानने के मामले में, इसलिए बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बैकग्राउंड में हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? अगर जहां पहले नौकरी करके आए थे उसका नाम पता दो, ताकि हम उससे फोन करके पूछ लें भाई इसको क्यों निकाला था, तुमने निकाला था या खुद ही निकल गया था, कोई काम चोर तो नहीं है, चोरी वोरी का इल्जाम तो नहीं है इस पे। कोई आप जानने वाला पर्सन हो, टीचर हो, यूनिवर्सिटी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है सर जी, हमने उसका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, अभी याद करा दूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद होगा बेटा सिलेक्शन डिसीजन। अब तो सिलेक्शन डिसीजन ले लो, अब तो सोच लो बंदे को रखना है कि नहीं रखना है। फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, यानी जिसने ये टेस्ट पास कर लिए, कॉमा जिसने गहरी गहरी बातें पार कर ली, इंटरव्यू दे दिया, कॉमा रेफरेंस भी चेक हो गया। अब क्या करेंगे? द व्यूज ऑफ कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडरेशन इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज ही हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। यहां मैनेजर को डिसाइड करना होता है क्या हमें इस एम्प्लॉय को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल को अगर इस एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी तो वो मैनेजर भी लपेटे में आएगा कि तू नहीं रखा था नौकरी पे, क्या ही चेक करा तूने इसके बारे में। तो सिलेक्शन डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है। उसके बाद हमने आपको सिलेक्ट करने के बाद में अब हम आपकी मेडिकल जांच कराएंगे। क्यों करवाएंगे? कहीं आपको ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे और लोगों को भी बीमारी लग जाए, पता लगा पूरी कंपनी बीमार पड़ी थी आपके चक्कर में। तो ये कोविड के बाद तो और ज्यादा हो गया है, कोविड के बाद तो और ज्यादा मेडिकल जांचें होने लगी हैं, क्योंकि डिसीजेस कम्युनिकेबल भी होती हैं।
कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक से हुई दूसरे को हो गई, दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद हम उसको क्या देंगे बेटा, जॉब ऑफर। उसके बाद जॉब ऑफर देंगे। सिलेक्शन तो पहले कर लिया था दिमाग में, मेडिकल की जांच आने के बाद में फिर हम आपको जॉब ऑफर देंगे। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको एक अपॉइंटमेंट का लेटर दिया जाएगा which contain the date by which appointed candidate must report on duty। जिस अपॉइंटमेंट लेटर में साफ साफ वो तारीख लिखी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन से आपको आना है, ज्वाइन करनी है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम उससे एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर हम तमाम बातें बताएंगे उसको, दे भैया तेरी ये सैलरी है, तेरे को कम से कम इतने दिन काम करना पड़ेगा, तुझे नौकरी से कब कब निकाला जा सकता है, अगर तूने ये कर दिया तो तेरे को नौकरी से निकाला जा सकता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसके साथ। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर, सर्टेन डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। कुछ डॉक्यूमेंट आपके हमें चाहिए बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट द अटेस्टेशन फॉर्म, यानी कि आप मतलब उस पर अपने साइन करके देंगे, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर चीज लिखी हुई होगी उसमें, जैसे आपको कितना पे मिलेगा, कितने घंटे की नौकरी है, लीव रूल, अगर आपको नौकरी छोड़ के जानी है या छुट्टी लेनी है थोड़े दिन की, उसके क्या नियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई बात या नहीं? अब ये टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है, ये वाले, अरे कहां गया, ये सिलेक्शन टेस्ट, ये अभी पढ़ाता हूं मैं आपको, पहले इसको याद करा दूं। सबसे पहले हमने क्या करा था, पहली नजर में दफा कर दिया था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हमने क्या करा था बेटा, सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद क्या करा था हमने, इंटरव्यू लिया था, गहरी गहरी बातें करी थी। ठीक है, फिर हमने रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करा था, फिर हमने सिलेक्शन डिसीजन लिया था, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। चलो अब ध्यान से, इसको याद कैसे होएगा ये, सर जी कोई जुगाड़ बताओ इसको, हमें बिल्कुल टिप्स पे चाहिए ये। ओके बेटे ओके, आपके टिप्स पे करा के छोड़ूंगा, चिंता मत करो, चिंता का विषय है ही नहीं हमारे पास। कहाँ लगाऊं, यहाँ से देखो, मेरे साथ एक कोड बोलो, वो देखा है तुमने, RS सुना है, RS रॉयल स्टैग, हाँ उसकी बात करने वाला हूं मैं। पुलिस जी, पुलिस, PS यानी पुलिस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पुलिस वालों ने RS रॉयल स्टैग, पुलिस वालों ने RS पीकर मौज मौज की, पुलिस वालों ने RS पीकर मौज की। एक मिनट देना बेटा मेरे को, मैं एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, जी चलो देखते हैं, ये जो आई है ना, ये आई उठा के यहां लगा देना बस, ठीक है। तो P से क्या था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। S से क्या है, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट। I उठ के यहां आ गया है, I से क्या था बेटा याद करो, इंटरव्यू, गहरी गहरी बातें। R से क्या था, रेफरेंस चेक, आपका हम रेफरेंस चेक करेंगे,
कि आप कहां से आए हो वगैरह वगैरह। एस से क्या था बेटा? एस से था सर जी सिलेक्शन डिसीजन, या हम सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि इसको रखना है कि नहीं रखना है मनी मन। एम से मेडिकल जांच कराएंगे आपकी, मेडिकल एग्जामिनेशन। ओ से कुछ है नहीं। जे से जॉब ऑफर देंगे हम आपको, उस पर हम आपके मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह बता देंगे। सी से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या कोड है एक बार फिर से पेज पे लिख के दिखाता हूं आपको ताकि याद हो जाए, किसी भी तरीके से याद होना जरूरी है क्योंकि ये तो क्या कोड था बेटा? पुलिस वालों ने आरएसपी कर मौज की। चलो मौज कराते हैं। पुलिस कैसे लिखना है शॉर्ट में? ऐसे लिखना है, पुलिस, पीएस, पुलिस वालों ने आरएसपी कर मौज की। बस ये आई उठा के यहां ले आना है, समझ गए? एक दो बार इसे लिख कर देखना, अपने आप याद हो जाएंगे सारे पॉइंट। तो ये है बेटा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस में एक हमने चीज पढ़ी थी, सिलेक्शन टेस्ट। अब टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, आइए एक एक करके टेस्ट पढ़ लेते हैं। ये केस स्टडी में पूछा जा चुका है कई बार। आओ, सबसे पहला टेस्ट क्या है? सबसे पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी आपका आईक्यू लेवल चेक करना है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं कि ए से शुरू होने वाले कोई 10 लेटर बता दो, या आपके सामने 2-3 पिक्चर रख देंगे, कहेंगे एक जैसी होगी, इनमें से जल्दी से 10 सेकंड के अंदर कोई 2 डिफरेंस निकाल के दिखाओ, या मतलब कुछ भी आपका जिससे आईक्यू लेवल चेक हो सके, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर टू लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल। आईक्यू, आईक्यू आपका आईक्यू चेक किया जा रहा है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन लर्निंग एबिलिटी। ये बताता है कि वो बंदा कितना जल्दी कैची बंदा है, कितनी जल्दी चीजों को सीख सकता है। एंड एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट, यानी उसके अंदर डिसीजन लेने की कितनी सेंस है, उसके अंदर जजमेंट करने की कितनी सेंस है। एक ये हो गया इंटेलिजेंट टेस्ट। दूसरा होता है बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है, ये वर्ड मार्क कर रहा हूं, आप कोई नई चीज कितनी जल्दी सीख लेते हो, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे आपके टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, लेट्स से अकाउंटेंसी का, है ना, तो कुछ बच्चे होते हैं कोई नया टॉपिक है, कुछ बच्चे तो होते हैं फट समझ लेते हैं, अच्छा 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे समय लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आप नई चीज सीखने में कितने माहिर हो, उसको चेक करने के लिए हम ये वाला टेस्ट लेते हैं। इट इंडिकेट पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, इससे पता लगता है बंदा डेवलप कितना करेगा भविष्य में। उसके बाद आपका होता है बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें हम आपके इमोशंस चेक करते हैं, आपके रिएक्शन चेक करते हैं, आपकी मैच्योरिटी चेक करते हैं, वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि आपने कई बार एक क्वेश्चन सुना होगा, जनरली ये आईएएस वगैरह के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल के नाम से फेमस है कि मैं आपके घर गया और मैं घर गया, पीछे से आप आए अपने घर पे, तो आपने देखा कि आपके घर की जो आपकी जो छोटी बहन है वो मेरे साथ में है और उसने कपड़े कम पहन रखे। मतलब आपको अजीब सा लगेगा मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ था। तो वो कहेगा सर कोई बात नहीं सर, आप बहुत बड़े हो, वो तो बच्ची है, वो तो 2-3 साल की बच्ची है, तो कपड़े बच्चे उल्टे सीधे कर ही लेते हैं। इससे पता क्या लगा? आपके अंदर इमोशन, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो कैसा है। कई लोग तो इस पर लड़ मरेंगे, ऐसी तैसी में गई नौकरी, पहले तेरा भूत बनाऊंगा, तूने ऐसा बोल क्यों दिया है। एक ये भी आपने सुना होगा कि उससे बोला जाओ खिड़की से कूद जाओ, खिड़की से कूद जाओ, खिड़की से कूदेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। तो कई बच्चे कह ना जी ना हम नहीं कूद रहे, हम तो मर जाएंगे। एक बंदा कह रहा ठीक है, खिड़की के ऊपर खड़ा हुआ और अंदर की तरफ ही कूद गया, यानी कमरे के अंदर ही कूद गया, जिस कमरे में सब थे उसी में उल्टा मुंह करके दोबारा कूद गया। कह रहा आप ही ने तो कहा था कि कूद के दिखाओ, मैं कूद गया। इतनी छोटी छोटी बातों पे आपका चेक होता है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी
ये मैंने ऑफलाइन में भी बताया। मेरा एक बार मेरे साथ भी इंटरव्यू हो रहा था, तो मेरे बॉस ने ये पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर आपको मान लो कहीं रास्ते में कुछ पैसे पड़े मिल गए, आप उन पैसों का क्या करोगे? हम 4-5 लोग थे, तो सब कह रहे सर जी हम तो दान में डाल देंगे, हम सर इसके पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, मतलब बनावटी आंसर। जब मेरा नंबर आया तो मैंने साफ कहा, मैंने कहा साहब देखो सीधी सी बात है, मेरे को जहां वो पैसे पड़े मिले होंगे, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, कोई ढूंढता ढांढता आया होगा तो मैं उसको उसके पैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर कोई पूछेगा कि भाई यहाँ पैसे पड़े मिले, तो पता है उसी के, जब तो ढूंढता हुआ आया है। अगर वो नहीं आता है, ऐसा कोई बंदा नहीं होता है, तो भाई तो सर मैं उस पैसे को अपने यूज में लूंगा, जो भी मुझे करना है उससे। तो इससे पता क्या लगा, बंदा फेक बातें करता है या रियल बातें कर रहा है। तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है मेरे बच्चे। उसके बाद ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है? आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में नॉलेज लेते हैं। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्या था, नई स्किल्स कैसे कितनी जल्दी आप डेवलप कर सकते हो। और ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जो स्किल आपके अंदर है उसको चेक करना। जैसे आप कहे हो, आपने कहा मेरे को दीजिए टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, अच्छा ले करके दिखा, आपकी स्किल्स है ना, ये करके दिखा, इसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट, आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक करना। उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, जनरली फैशन डिजाइनिंग के अंदर ज्यादा होता है। जैसे मान लो आप कपड़े के इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आपसे कहेंगे जी कोई नए सूट का ऐसा डिजाइन बना के दो, तो उससे क्या पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। देखिए कोई भी कंपनी होगी, कोई भी बड़ी से बड़ी आप क्लोथ कंपनी उठा लो, ऐसा नहीं है मालिक के दिमाग में सारे डिजाइन आते हैं, उनकी पूरी टीम है। तो उसमें हम यही तो चेक कर रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में किस तरीके से बेहतर और बेहतर आप सोच करके हमें डेवलप करवा सकते हो। तो इंटरेस्ट टेस्ट उसके अंदर लिया जाता है। जैसे इंटीरियर डिजाइनर का होता है ना, कि भैया हमने कहा भाई इस पूरे कमरे को सजाना है, कैसे सजाएंगे। तो ये टेस्ट आपकी उसी सेंस को जानने के लिए होता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे सजाना जानते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। इंटरेस्ट टेस्ट उसको बोलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद अब मैं वापसी चलता हूं। मैंने आपको 2 स्टेप पढ़ा दिए हैं, एक स्टाफिंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, एक हमने सिलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ लिया है। ओके सर, आगे चलते हैं। अब मैं आपको रिक्रूटमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। रिक्रूटमेंट टॉपिक भी बड़ा ही इजी है। रिक्रूटमेंट का मतलब आपको याद है ना, मैंने क्या बताया था, अपनी तरफ बुलाना कि आओ हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है मैं कंपनी के बाहर से एम्प्लॉय नहीं पकड़ के ला रहा, कंपनी के अंदर ही, जो कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं उन्हीं से काम, मतलब वो जो सीट खाली है उन्हीं से भर रहा हूं। सर जी कैसे? इसमें 2 चीजें होती है, एक होती है ट्रांसफर, एक होता है प्रमोशन। मान लो मेरी 2 कंपनियां हैं, 2 फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में लोगों की जरूरत है, दो एम्प्लॉय कम पड़ रहे हैं, तो मैंने देखा मेरी दूसरी फैक्ट्री में कुछ एम्प्लॉय ज्यादा हैं, तो एक काम करो वहां से उठाओ उन 2 बंदों को और यहां डाल दो। क्या मैंने नया बंदा बाहर का कोई बंदा ले लिया? नहीं, इसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। और ट्रांसफर और प्रमोशन में फर्क क्या होता है, ये इंटरनल के अंदर ही आते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है जिस लेवल पे आप उस फैक्ट्री में थे उसी सेम लेवल पे आप इस फैक्ट्री में हो। ऐसा नहीं है तुम्हारी कुछ हमने तरक्की कर दी, तुमने तुम्हारा कोई ओहदा बढ़ा दिया, नहीं, तुम्हारी सैलरी भी उतनी रहेगी, अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी भी उतनी रहेगी। बस फर्क क्या है, पहले उस कंपनी में जा रहे थे, अब मेरी इस वाले ब्रांच में काम करोगे आप, ठीक है। और प्रमोशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रमोशन का मतलब होता है जब मैं आपकी तरक्की करूं। जैसे मैं आप पहले इस लेवल पे थे, इस लेवल पे थे और बढ़िया काम कर रहे थे, आपके इसी बढ़िया काम को देखते हुए मैंने आपको ऊपर की पोजीशन पे अब प्रमोट कर दिया, प्रमोशन कर दिया है, समझ गए। तो कई बार क्या आता है, एक चीज ये भी है, ट्रांसफर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है। इसका मतलब पहले आप इस पोजीशन पे थे, अब भी इसी पोजीशन पे हो, सिर्फ जगह बदल गई है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। और प्रमोशन कैसा होता है? प्रमोशन होता है बेटा वर्टिकल, ये पेपर में आ सकता है सवाल, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल पहले आप यहां थे अब यहां आ गए हो, यानी आपकी तरक्की हो गई है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो
ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे उसको भेजना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में। पहले आप डे शिफ्ट में थे, अब आपको नाइट शिफ्ट में डाल दिया। विदाउट अ सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आएगा। इट मे लीड टू चेंजेस इन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा, बट नॉट नेसेसरली सैलरी। सैलरी बढ़े ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको यहां से उठा के वहां भेज दिया गया है। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन, हाई पोजीशन पे आपको शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है बेटा। कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी, स्टेटस एंड पे, आपका पे भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी, आपका स्टेटस भी बढ़ेगा, आपकी फैसिलिटीज भी बढ़ेगी, आपको गाड़ी वाड़ी भी मिल जाएगी, क्योंकि प्रमोशन हुआ है आपका। आगे चलते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं इंटरनल के? फायदे और नुकसान इंपॉर्टेंट है। इंटरनल के फायदे नुकसान क्या है? पहला फायदा, एम्प्लॉय क्या होते हैं बेटा? मोटिवेटेड होते हैं। कैसे मोटिवेटेड होते हैं? जब उनको प्रमोशन मिलेगा, उन्हें पता है मेरे को इस कंपनी में प्रमोशन जब भी मिलेगा जब मैं अच्छे से काम करूंगा। तो प्रमोशन पाने के लिए अंदर से आ रही है ना मोटिवेशन, नहीं जी हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है। तो ये एम्प्लॉय के बीच मोटिवेशन भी लाता है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं एज प्रमोशन एट अ हायर लेवल, ताकि उनको आगे जाके हाई लेवल पे प्रमोशन मिल सके। नेक्स्ट, इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन करना आसान होता है, क्यों? अंदर का ही बंदा है, अच्छे से जानते हैं, ज्यादा ड्रामेबाजी है नहीं, नए बंदे के साथ तो फिर भी समय लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा इजी होता है। देयर इज नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। बेटा इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, यानी जान पहचान कराना। कोई जरूरत नहीं है, इसी कंपनी का तो बंदा है, इसकी क्या जान पहचान करेगी, ये तो पहले से घुला मिला है। As the employee are already familiar with the organization, it help in adjustment of surplus staff in the department where there is shortage of staff. ये ऐसे भी मदद करता है कि अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ ज्यादा है और किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ कम है, तो आपस में उनको क्या करा देंगे, एडजस्ट करा देंगे, वहां से उठा के यहाँ भेज देंगे। उसके बाद इट इज एन इकोनॉमिकल, ये सस्ता पड़ता है। सस्ता क्यों पड़ता है वो अभी जब मैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ा दूंगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ तो समझो ना अंदर अंदर खेल चल रहा है, कोई खर्चा ही नहीं हुआ कंपनी का, उसे भी जानती थी कंपनी, चल भाई खड़ा हो यहाँ जा, आसान है ये तरीका। तो क्या क्या, थोड़ा मन से सोचो, याद हो जाएंगे। इंटरनल के क्या क्या फायदे हैं? एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, इजी तरीका है सिलेक्ट करने का, सस्ता पड़ता है, ठीक है, कहीं सरप्लस स्टाफ है और कहीं अंडर स्टाफ है तो उसकी भरपाई हो जाती है, और ये जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। अब इसके नुकसान क्या है? हर चीज के फायदे नुकसान है। इसका पहला नुकसान है फ्रेश टैलेंट नहीं आता आपकी कंपनी में। फ्रेश टैलेंट का मतलब होता है बाहर का नया बंदा, नया बंदा आया है, नई पढ़ाई करके आया होगा, नया कुछ आइडिया लेके आएगा, वो तो हो ही नहीं रहा क्योंकि आप तो अंदर अंदर खेल रहे हो। दूसरा, एम्प्लॉय जो है वो लिथार्जिक हो जाते हैं। लिथार्जिक का मतलब क्या होता है? ये ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होता है कि अगर गवर्नमेंट वाले, जैसे कोई स्कूल है, उसको पता है मैं आज जो है 12वीं का टीचर हूं, बस मुझे 10 साल इस पोजीशन पे काम करना है, 10 साल बाद ये नियम है कि मुझे 10 साल बाद प्रिंसिपल के ओहदे पे बिठा दिया जाएगा। तो क्या वो कभी भी जरूरत से ज्यादा मेहनत करेगा? कभी नहीं करेगा। उसे पता है एक समय बाद, एक टाइम बाद मुझे प्रमोशन मिल ही जानी है, तो वो कहीं ना कहीं आलकसी हो जाएगा, कंपटीशन नहीं करेगा। द एम्प्लॉय में बिकम आलसी इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन, अगर उसे पता है एक टाइम के बाद प्रमोशन मिल ही जाता है। अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही बात है। कोई अगर कंपनी ही नई नई खुली है तो वो कैसे कर लेगी? उसके लिए तो उसको तो बाहर से ही बंदे रखने पड़ेंगे ना बेटा। इट हैम्पर द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, ये जो है कंपटीशन को मार देता है, वही मैंने अभी आपको बताया था, वहां कंपटीशन है ही नहीं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, लेकिन और एक और चीज, अगर आप जल्दी जल्दी ट्रांसफर करते रहते हो, 4 दिन यहाँ करवाया, 6 दिन वहां भेज दिया, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है।
कैसे जैसे तो वो सेट हुआ था, 15-20 दिन लगा के अपने थोड़ा फेमिलियर हुआ था, थोड़ा सा चीजों को अपने हाथ में पकड़ बनाई थी, उठाया तुमने 15 दिन बाद दूसरी जगह भेज दिया, प्रोडक्टिविटी लूज होती है। आगे चलते हैं। चलिए, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बाहर के बंदे अब बुला रहे हैं हम। अब बुलाएं कैसे? बुलाने का पहला तरीका है कैजुअल कॉलर। बेटा कैजुअल कॉलर क्या होता है? थोड़ा ध्यान से, इनके नामों में ही चीजें छुपी हुई हैं। कैजुअल कॉलर होता है थोड़े मनचले कॉलर, कि वो जो कंपनी के को कॉल करते हैं, बाबूजी कोई नौकरी हो तो दे दो, कोई नौकरी हो तो दे दो। तो अगर उस समय पे कंपनी पे नौकरी नहीं होती है तो कंपनी लेकिन उनका नंबर लिख कर रख लेती है। जब कभी भी कंपनी पे कोई पोजीशन खाली होती है जिसके लिए उस बंदे का फोन आया था, कंपनी उसे कॉल करती, कहती अब आ जाओ, अब आपके लिए जगह खाली है। तो ये एक तरीका है बाहर के बंदों को बुलाने का, कैजुअल कॉलर। दूसरा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि मान लो आपका मकान बन रहा है ना, आपको लेबर चाहिए, तो आप अगर इकट्ठी करने जाओगे लेबर तो परेशान हो जाओगे। आप पकड़ते हो ठेकेदार को, ठेकेदार से कहते हो ठेकेदार जरा 20 लेबर भेज देना, वो फट भेज देगा, रातों रात अरेंज कर देगा। आप देखते होगे कि कहीं भी आप जाओ, किसी सरकारी अस्पताल में जाओ या कहीं भी जाओ, वहां का जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है ना, वो सिक्योरिटी स्टाफ उस हॉस्पिटल को कहां से मिला? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका काम ही है कि आपको जो है सिक्योरिटी स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, मैं कहा भाई कॉन्ट्रैक्टर पर 20 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए मेरे को। वह जी बाबू जी। लेकिन इसका एक नुकसान बहुत बड़ा है, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्टर से बच गई, वो एक सीटी मारेगा और उसके एम्प्लॉय तुरंत आपकी कंपनी छोड़ के आ जाएंगे। ये इसका एक नुकसान भी है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है बेटा? तीसरा तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? कंपनी, आपने देखा होगा, इश्तिहार छिपका देती है अपने, मतलब दुकानों पे बाहर इश्तिहार छप जाते हैं, आवश्यकता है किसी रिसेप्शनिस्ट की, उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लोग पर्चा पढ़ते हैं और कंपनी के अंदर आकर के इंटरव्यू दे देते हैं। इसको थोड़ा पढ़ा देता हूं। A notice is placed on the notice board of the enterprise। कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस छाप देती है, स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ जॉब अवेलेबल, जिसके अंदर ये बताया जाता है हम पे कौन कौन सी नौकरियां अवेलेबल है। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस टाइप की नौकरी के लिए आप किसी सीए के लिए थोड़ी इश्तिहार छपवाते हो कि आवश्यकता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये ज्यादातर लो पेड जॉब के लिए यूज किया जाता है। रिसेप्शनिस्ट हो गया, या ऑफिस बॉय जो होते हैं, जो पानी वानी पिलाने का काम करते हैं, लाइक दैट। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट। किसी डेट पे वो सब मिल जाते हैं, कंपनी के पास आते हैं, कहते हैं जी आपका इश्तिहार पढ़ के हम आए थे, अब हमें नौकरी दे दो आप। तो 3 पॉइंट बताए मैंने। कैजुअल कॉलर यानी मनचले कॉलर, नाम से याद रखो कि आपकी कंपनी में फोन करते रहते हैं, जब जरूरत होगी आप उन्हें बुला लोगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें हम एक ठेकेदार को पकड़ते हैं, ठेकेदार से कहते हैं हाँ भाई बंदे भेज दे, वो भेज देता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें नोटिस बोर्ड पे छपवाया हुआ होता है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, नाम से समझ में आ रहा है, ऐड करवाना, टीवी में ऐड करवा देना, न्यूज़पेपर में ऐड डलवा देना कि जिसको भी नौकरी चाहिए, हम पे नौकरी अवेलेबल है, तो वो पढ़ के लोग आपके पास आएंगे। उसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट। अब बेटे जब आप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लोगे ना, तो जब आपका 3rd ईयर चल रहा होगा तो कंपनी आती है आपके कॉलेजेस के अंदर, और उनको जो स्टूडेंट ठीक लगता है कि ये तो बढ़िया बच्चा है, खूब तेज बच्चा है, ये हमारे काम का बच्चा है, वो आपको कंपनी से, आपको वो कॉलेज से उठा लेती है, नौकरी दे देती है। उसको बोलते हैं बेटा कैंपस रिक्रूटमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कंपनी है वो जाती हैं और अपने पसंद, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी हो, तो उसके अंदर वो कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा था जिसमें वो आए थे ना बाहर के लोग। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसी, बहुत सारी प्राइवेट ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जिनका काम ही ये है क्या, नौकरी लगवाना लोगों की।
बदले में कमीशन लेंगे, कंपनी से भी कमीशन लेते हैं वो, और जो जिसकी नौकरी लगवाई जा रही है उससे भी कमीशन लेते हैं। उन प्राइवेट दुकानों का नाम है प्लेसमेंट एजेंसी, समझ गए। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं, सुनो भाई तुम्हारे कोई चाचा फूफा ताउल का लड़का हो तो उसे ले आओ, हम नौकरी दे रहे हैं, हमारे पास नौकरी अवेलेबल है। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है, नहीं बेटा, इंटरनल का तो मतलब ये होता है आपकी कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हीं को आप या तो ट्रांसफर कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम अपने कंपनी के एम्प्लॉय से कह रहे हैं तेरे कोई चाचा ताऊ का लड़का हो, बाहर का बच्चा हो, उसे ले आ, तो बाहर का ही तो बच्चा आएगा ना काम करने के लिए। तो ये हमारा किसका है बेटा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का ही काम है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक गवर्नमेंट दुकान होती है, गवर्नमेंट दुकान। जैसे ये थी ना, ये तो एक प्राइवेट दुकान थी, ये तो एक प्राइवेट दुकान थी, ये क्या है, एक गवर्नमेंट की दुकान है। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आप पढ़ लिख लियो कुछ है, तो आप ऐसी सरकार की दुकानें खुली भी होती है, करकटडूमा भी है, जिसके अंदर आप अपना रिज्यूमे दे के आ जाते हो, अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह। अब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो इस सरकारी दुकान से कांटेक्ट करती है, हाँ जी तुम पे बहुत सारे रिज्यूमे आए होंगे जो मांग रहे हो, जो नौकरी मांग रहे होंगे, जरा अपने उनमें से उन बच्चों का लिस्ट हमें भेज दो जो कंप्यूटर चलाना जानते हो। आपने तो सब लिखा होगा ना, आपको ये आता है ये आता है ये आता है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चेक करती है और ऐसे रिज्यूम प्राइवेट कंपनी को भेज देती है, फिर प्राइवेट कंपनी आपको बुला लेती है। तो प्राइवेट कंपनी के पास एक तरीका ये भी है सरकार की सरकारी दुकान से आप तक पहुंचना। वेब पब्लिशिंग, नाम से समझ में आ रहा है, www.naukri.com, jobseeker.com, इस पे आप अपना ऐड डाल देते हो और दूसरी तरफ जो जॉब नौकरी ढूंढ रहा है वो वहीं जाकर के देखता, अच्छा ये फला फला कंपनी का ऐड डाला हुआ है, इसके पास नौकरी अवेलेबल है, चलो चले जाते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए क्या थी मेरे बच्चे, ये सब चीजें आपके लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट थी। पेपर में जरूर आएगा रिक्रूटमेंट से सवाल, इनके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। दोबारा देखो वीडियो, अगर एक बार में क्लियर नहीं होती है तो। समझ गए बात को, आगे चलें। अब इसके फायदे क्या हैं, सबसे पहला फायदा अभी बताता हूं, चलो यहीं से शुरू करते हैं। जो उसके नुकसान थे इंटरनल के, वो इसके फायदे बनेंगे। उसका नुकसान क्या था, बाहर का टैलेंट नहीं आ पा रहा था ना, फ्रेश टैलेंट, इसके अंदर फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश टैलेंट इंट्रोड्यूस होता है। पढ़े लिखे नए बच्चे जो नई टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो बच्चे कंपनी में एंटर करते हैं, इसका ये फायदा है। दूसरा फायदा, कंपनी के पास वाइडर चॉइस होती है। इंटरनल में वाइडर चॉइस नहीं होती, इंटरनल में तो 2-4 बंदे ही हैं, उन्हीं में से किसी को लगाना है नौकरी पे। एक्सटर्नल में तो पता नहीं कितने लोग आ जाएं आपके बुलाने से, तो आपके पास बहुत वाइड चॉइस है, आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेश टैलेंट, अच्छा फ्रेश टैलेंट वाला ये पॉइंट यहाँ आ गया। इसके अंदर भी वही बात थी, ऊपर वाले में पढ़ लो, द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब। मतलब ऊपर भी वही बात बोल रहा है कि कंपनी जो है टैलेंटेड लोगों को अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वो ये फ्रेश टैलेंट आता है आपकी कंपनी में, एक ही बात है, ये पॉइंट लिख देना। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट जागती है, क्यों, समझो मेरी बात। अब जो लोग एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उन्हें पता है भैया ये कंपनी जो है ना बाहर के बंदे भी हायर करती है और हमारे बहुत जल्दी लात पड़ जाएगी अगर हम तमीज से काम नहीं करेंगे। कंपनी ये वाली टाइम के हिसाब से प्रमोशन नहीं देती है, ये वाली कंपनी तो भैया आपके स्किल्स के आधार पर देती है। तो समय रहते सीधे हो जाओ, उससे बेहतर काम करना है, नहीं तो टिकेंगे नहीं हम इस कंपनी में। तो कहीं ना कहीं क्या आता है आपस में, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आती है। इफ अ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज, द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू compete with the outsider, बाहर के लोगों से आपको compete करना पड़ेगा। दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, तो सबसे पहले लिमिटेशन तो यह है कि भैया यहाँ पे लगता है बहुत ज्यादा पैसा,
ऐड कराते हैं, देखा ना, या किसी न्यूज़पेपर में ऐड कराया, भाई इन सबके पैसे लगते हैं, इंटरनल में पैसे वैसे कुछ नहीं लगते, वो सस्ता पड़ता है। उसके बाद ये एक लेंदी प्रोसेस है। क्यों है लेंदी प्रोसेस? पहले मैं इश्तिहार छपवाऊंगा, फिर इंतजार करूंगा, फिर वहां से बंदे आएंगे, फिर बहुत गहरी गहरी उनसे बातें करनी पड़ेगी। इंटरनल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ये लंबा प्रोसेस है, ये महंगा प्रोसेस है। और तीसरा, इट में लीड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन होता है कि बताओ कल का लड़का आया हमसे ऊपर चला गया, हम बेवकूफ हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अच्छा ही हो रहा है वैसे तो, कि भैया वो डिजर्व करता है, उसको मिलेगा प्रमोशन, तुम्हें नहीं मिला प्रमोशन, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बुरा तो लगता है, इसी बेस पे उन्होंने इसको डीमेरिट में डाल दिया। It may lead to dissatisfaction among existing employee as they may feel that their chance of promotion are reduced। कि उनको ऐसा लगने लगता है हमारे तो प्रमोशन के चांसेस क्या हो गए हैं, थोड़े से कम हो गए हैं। ठीक है बेटा, ओके सर जी, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं बेटे। चलो अब इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं स्टाफिंग की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ये मदद करता है पर्सोनल यानी एम्प्लॉय, पर्सोनल यानी एम्प्लॉय, कॉम्पिटेंट यानी कॉम्पिटेंट यानी हिंदी में बोले तो इसको मतलब क्षमता वाले एम्प्लॉय, मतलब जिनके अंदर कुछ दम है, उन एम्प्लॉयज को हायर करने में स्टाफिंग प्रोसेस बहुत काम आता है। एंश्योर हायर परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है, हायर परफॉर्मेंस भी होती है कंपनी में। क्यों? क्योंकि आपने सही बंदा सही जॉब पे रखा है, इसलिए तो उससे बात कर रहे थे आप, ताकि पता लगे इसको हम कहां पे रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, उससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इट एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इससे आपका बिजनेस सर्वाइव भी अच्छा करेगा, ग्रो भी करेगा। क्यों? जब आपके एम्प्लॉय अच्छे हो गए तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो करनी ही करनी है। 3 फायदे बताए मैंने। पहला फायदा, कंपनी की ग्रोथ होती है। दूसरा फायदा, कंपनी के अंदर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। तीसरा फायदा, आपको आपके मन चाहे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय मिल जाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, हमने देखा हमारी कंपनी के अंदर थोड़े से एम्प्लॉय शॉर्ट पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मशीनें खाली पड़ी हुई हैं, काम नहीं हो रहा है उस पर। अब भैया ये सब चीजें हमें जब ही तो पता लगेगी, शॉर्टेज वगैरह जब हम स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे होंगे, क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस का पहला ही पॉइंट क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, की पता करो कितने लोग आपको चाहिए। हमें पता लगा ले खाली पड़ी हुई है मशीन, भैया बंदे रखो। अब बंदे रखने से होगा क्या, उन मशीनों का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा मन से याद करोगे ना चीजें, मतलब रिटेन होनी शुरू हो जाएगी। बहुत इजी चैप्टर है ये। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उनको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर इंटरनल है, इंटरनल में जो आपको पता है प्रमोशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप जॉब पे चिपके रहते हो, संतुष्ट रहते हो, ना ना भैया ये बढ़िया नौकरी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, बस एक पेज और है, खत्म। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पेपर में आ जाता है सवाल कई बार, आओ इसे पढ़े। Human resource management includes many specialized activities, duties which the human resource personnel must perform। देखिए, जो इसको ऐसे समझते हैं, मतलब ऐसे समझो इसको आसान भाषा में, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉय, मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉय को मैनेज करना। जब हम अपने एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं बेटे, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज होती है। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही ये होता है कि अपनी कंपनी में सही एम्प्लॉय हायर करना, तो वो क्या क्या करती है उसके लिए। सबसे पहले रिक्रूटमेंट यानी बुलाती है, ये सब काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है। जैसे
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम माल बनाना है, ऐसी एचआर डिपार्टमेंट का काम एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को समझना और नए नए एम्प्लॉयज हायर करना। तो सबसे पहले वो रिक्रूटमेंट करती है, फिर वो एनालाइज जॉब, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह तैयार करती है कि हमारी कंपनी में इस नौकरी की जरूरत है, कंप्यूटर वाले बंदे चाहिए या मशीन वाले बंदे चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, इन्हीं के हाथ में होता है कि हम किस एम्प्लॉय को कितना इंसेंटिव देंगे, इन्हीं के हाथ में होता है ये सब चीजें, समझ गए ना। ये एचआर डिपार्टमेंट होती है, हर महीने की सैलरी रिलीज करने का काम भी इसी का होता है, एचआर डिपार्टमेंट का, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना एम्प्लॉय का, ये भी इन्हीं का काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का। तो एचआर डिपार्टमेंट का क्या क्या काम बताया मैंने, रिक्रूटमेंट, उन्हें बुलाना, एनालाइज करना कौन कौन सी जॉब हमें लोगों को दे सकते हैं कंपनी के अंदर, फिर डेवलप उनके कॉम्पनसेशन और इंसेंटिव प्लान वगैरह रखना कि अगर आप इतना काम करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, ये सब एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना, मेंटेन लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, इनका एचआर डिपार्टमेंट का काम ये भी होता है कि लेबर के साथ में क्लोज कांटेक्ट बनाए रखना ताकि वो कभी स्ट्राइक पर ना जाएं, उनकी प्रॉब्लम को समय रहते हम सुन ले और समझ ले और सॉल्व करवा दें। हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, कोई आप मतलब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, किसी एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉय कह रहा है जी देखो जी मेरे साथ तो बहुत शोषण हो रहा है, एचआर डिपार्टमेंट में उसने कंप्लेंट करी है, तो उसकी इस कंप्लेंट की जल्दी से जल्दी सुनवाई कराने का काम भी एचआर डिपार्टमेंट का ही होता है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, इनका काम ये भी होता है कि एम्प्लॉयज का जो हमें सोशल वेलफेयर भी ध्यान रखना है कि उसके साथ कंपनी में कुछ गलत ना हो, जैसे भेदभाव होता है, तू लड़का है तो तेरे को डांट रहे हैं, कोई लड़की है तो उसको नहीं डांट रहे, तो भैया एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है एम्प्लॉय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन, और इसका एक काम कंपनी के प्रति भी होता है कि समय रहते कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई किसी ने लॉ सूट्स फाइल कर दिया है, किसी ने केस डाल दिया है, तो उस केस को कैसे हैंडल करना है, ये सब एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट के क्या क्या काम हुए, ज्यादातर काम वो एम्प्लॉय के लिए करता है, जैसे एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सुनना, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, बुलाना, जॉब को एनालाइज करना, उन्हें कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं मिलना चाहिए, वो सब करना, ठीक है, और उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग कराना, ठीक है ना बेटा। और कंपनी क्या करती है, और कंपनी के लिए क्या करते हैं, लॉ सूट फाइल करना कि भैया आप कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस फाइल कर दिया है तो उससे निपटना कैसे है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस है मेरे बच्चों, और रिक्रूटमेंट, ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल जरूर अटकते हैं, समझ गए। तो प्लीज इस चैप्टर को करते रहिए, बड़ा चैप्टर था, मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आपसे बातें ज्यादा करूं ताकि आपके दिमाग में चीजें थोड़ी सेट होने लग जाएं। तो मिलेंगे आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।